सब बच्चों सब आ गए बड़ो सा। हाँ बढ़ते हैं। अच्छा तो अपन अपन हाजिरी बोल लो सुन पहले। हाँ रोल नंबर 1 यस सर। मंगरू यस सर। आजकल बड़ा स्कूल तू लेट से आवता रहो। का करी सर तनी भैंस चरा में चल गए रही है। आ तार ओरहन मिलता कि रास्ता में ऊखी तुर के खा जाता रहा लोग के। अब यदि तू ले ले रोड पहुंच गई है। ये सब काम ना कर। रोल नंबर 2 ढुड़ाई। जय हिंद सर। जय हिंद। हो तोरो शिकायत सुने के आवता हो। तारा के वो दिन में का तुम बकरी एक लात मार देलो। का करी एक बार 100 रही बकरी में चरा हुआ मियाज हार चला तब पड़े हम आइले। वैसे बकरिया लतिया देतिया। हाँ अच्छा खदेरन जी सर। ए तोरो शिकायत आवता हो। तू घरे पढ़त नहीं का खाली खेलता रहो। पढ़ लिख के का हुई सर सब तक खेले। आई जरूर स्पोर्टमैन बनेगा। कौन खेल पसंद है तुमको? बस खाली लतिया होता है। गाँव में नहीं रहलो? ए सर गांव में नानू रहनी। गांव के हम घर के ऊपर छत के नीचे रूम के भीतर। गांव के लड़का से बच कर रहिए ना तो जन जाना स्वभाव के बड़ा तरह तो मिल जाए। ए सर हमारा से सब लड़का डर रहेला सर। हम लड़का ला से के ना डरे। ये तो बात बा। आज तो पढ़ाई पर ध्यान दो। खेल कूद तो संग ही रही जी। रोल नंबर 4 आइल बानी। ए तो हमरो तो बुझाता तू आइले बाड़ो तो कुछ बोले के सीखो ना। इतना दिन से आंगनबाड़ी में पढ़ लो फिर एक क्लास में चले लो पढ़े। हाँ रोल नंबर 5 सर। अच्छा ये एगो बाज की लड़का बाजे की ये पढ़े ले बढ़िया से बाकी सब टाइम पास करता रह सन। ये नाम रोशन करी देश के। अरे सब आ गई सब लेकिन हमारे जो प्रिय चेला बा बोकोटा ना। अरे अभी लोग ना आई रे बकरी चरावे गइल बा। बुझाता आ गए। हम तो दुआरा गोरी तेरा गाँव बड़ा पुआरा। हम तो दुआरा मोछर प्रणाम साहब। है बेहुदा तुमको इतना हम समझाते हैं इतना सिखाते हैं तो लेट से आ रहा है। हाँ। कहाँ था? भैंस चरावे इतना सवेरे सवेरे तू भैंस चरावे चल जा रहा है। तो तू पढ़ाई पर ध्यान देता तो भैंसिया थोड़े लती आती तुमको। तो का करे छोड़ दी। पढ़ लिख के नौकरी हो देख उसके नहीं क्या हो। सरकारी स्कूल के जो मास्टर है वो बुझते हुए और वो लोगों समझ ली। अच्छा कहनी हो। हाँ सब बुला के लोग से काट। हाँ मैं पिछुआ आए रही। अब तू तो रोज पिछुआई जले हई कौन सिस्टम में आइल बड़ी? कलम हो दवा तो बड़ा बढ़िया नुआ छल। अरे काना कंपनी के कलम दवा था। वाह बहुत पुरान कंपनी हो। चल लीवर वाला पे। अच्छा सुन सुन सुन
हां कहीं तो ते बिना भैंस चरैले समय से ना सकत रहे स्कूल। हां ध्यान से सरकार इतना पढ़ावे के कोशिश करता, हाँ। मास्टर लोग के एकदम समय से बांध देले बाटे, हाँ। सब मास्टर लोग समय से पहुंच ही जाता, हाँ। लड़का काहे नहीं खींच जाता। हईते सरकारी स्कूल का के ड्रेस का कोई है कथी पहन गइल बड़े, नायका फैशन के तू स्कूल में फैशन करे आइल बड़ा। अब सब लोग तो जींस फाड़ के चलत त ना हम फड़ ले एक बोट में लुट तो बॉटम काहे तू ले बड़े। एक दिन भैंस चराते भूख लागल त खा गए। अरे बॉटमो खा जाता रे। कबो कबो रोज स्कूल में खिचड़ी बनेला रोजू ना खाली खाई ले ना पेट भरला काहे। अंडा मिलेला तो ये जाइले पड़े। सही बात बा, अंडा के दिन ज्यादा संख्या हो जाला लड़का सब। हां तो चल बैठ जाते हूँ, अपन हाजिरी बनवा ले। बकोटना आमा सा केने बैठ बैठ ना हुआ जगह बा, ये जगह बा बैठ। ए बेहुदा जगह दे के बैठो। ई ढकेल दे तारा तो हम ना बैठे। ए खिसियो मत, जगह दे के बैठिया। अरे बेहुदा जगह दे के बैठो। रहुआ पकड़ के बैठाए। ए देखो ना बैठो जहाँ जगह खाली हो। अच्छा एमा अच्छा हाँ रहुआ ले एगो चीज लिया रे बड़ा बढ़िया। अच्छा वो बाद में हम चीज लेंगे, पहले सबसे ना लेना है। बैठो ना। अरे तू यहाँ पढ़ने आया कि आराम करने आया है। भैंसी चरा के आया, बढ़िया से बैठो। हां पढ़े आल बनी तो ढंग से बैठ, सब बच्चा सब के सब। हाँ बैठा बड़ा लगा निमन पढ़ तर लगा। अच्छा चलो, अरे खड़ा हो जा। क्या है कहाँ घर है। अरे घर का नाम बड़ा दूर है तो घर का नाम होता है ना। जादूपुर पंचायत। अच्छा क्या नाम है। हमार सोनालाल। अरे अभी दूसरे बताया था। अच्छा बैठो, अरे खड़ा हो जाओ। बोली सर जी। तुम्हारा कहाँ घर है। हमार घर हाँ। ऊपर से नीचे घर पर। अरे तू निमन से बैठो ना रे। अच्छा ढंग से बैठो। ऊपर नीचे घरे घर बा के बनवैले बा। हम बुझता नहीं के बनवैले बा। बैठो, सब लोगों बुझल के बनवैले बा। चल पकड़ चला हाँ तुम्हारा कहाँ घर है जी। धरती पर तो हेपर के लोग जितने ये बाटे सब आकाश में से आइल बा। ये लोग को घर बा घर पर, हमारे घर बा धरती पर। अच्छे बैठ। ऐसा ऐसा चेला भेटा जी रहे बकोटना रहे बकोटना। अरे बैठो ढंग से। बैठा बनी तो हुआ बैठा था, तुमको कुछ हुआ है क्या। हगुआ था हगुआ तो नहीं हो। अरे सुनो तू खड़ा हो जा। बेहुदा कहाँ गए। अरे कविता याद किया था। हाँ। सुनाओ कथी कविता, सुनाओ कविता। दिले निका माचा बियाह नहीं थे। अरे कल कविता मिला ना जी। हां सर सुना कविता। खाली 61-62 गिनती याद कर लिया है। हां अच्छा ये सुनो तनी के तो हमरा मालूम पड़ले बा कि रोज सर जी के कुछ ना कुछ लिया के देवे के बात नहीं के ले लो हमरा अपना चॉकलेट पाकिट में धर लो लिया के। गिनती है ना सुन। अच्छा सुनाई बे। हां हां जा लो तनी के छुट्टी हो गई। भात का भात अरे रुक जो थे तू अभी स्पेशल बात। आगरा करो है ना ए एकरा के जाए दी
खाली हमरा का पता हाँ अरे अरे ते हमार है ना कोई ते हमार प्रिय चेला हो हाँ पास में भी हां सुनाओ भात का भात दुनी दाल अच्छा भात है तरकारी अच्छा भात चौका चोखा भात पचे पापड़ अच्छा भात छल छलुआ भात सतुई बतोठे आलू दम भात नमकीन आ तब खाना सो हमारा बुझाता तू जरूर भंडारी उंडारी के काम करेला हाँ पढ़ले बनी पढ़ले बड़ा हां सब पास कर आज है नहीं आ रहा तो हो हमरा खातिर आज कथी लिए गई बड़ा न्यू चीज लिया गई मार सा कथी लिए गई खीरो आई बाप रे तो माई बनाए भेज लियो हां अच्छे अब कौन ही ले है तनी मार साहब के कौन नहीं है जो माई दी खीर बना दिए मार साहब मोहले बोला अच्छा अच्छा तो लिए गई तो निकाल ना ए तोर माई तो बड़ा कंजूस होई रे के कैसे भेज देलिए पहले खाई ना तो खा के देखी पहले बड़ा बढ़िया बा बाप रे बड़े बड़ा शानदार मोहब्बत है सब पीला सुगंध होता बढ़िया सुगंध होता बढ़िया हाँ वो तो बहुत बड़ा बढ़िया तने ई धरी रजिस्टर धर तनी खाए दे पहले रजिस्टर खाई हेलो ए बड़ा स्वादिष्ट बारी ओ जानते नहीं हाँ हिरवा बोलल हो हाँ तो माई चल गइल तो धो के खीरवा बना के घर घर बाहर हाँ तिले आइल पीला ओइ में उठा के मार अब बात पे हो जाते गाड़ी तू बना दे रे जसवंत सिंह सावधान जागीरदार अब तुम इस दुनिया में नहीं रह सकते जागीरदार भैया जिन हाथों ने जिंदगी भर सेवा की उन्हीं हाथों से मैं आपको चिता जलाऊंगा बहन संगीता मेरी प्यारी बहन तुम मुझे माफ करना बहन मैं पापी हूँ भैया मैं पापी हूँ यह मेरे पापों का फल है भैया भगवान मुझे क्षमा करना भगवान माँ गंगे मुझे माफ करना भैया मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ जिस तरह मैं तुझे मुर्दा जला रहा हूँ उसी तरह जसवंत सिंह मैं तुझे जिंदा जलाऊंगा जिंदा छोड़ो तुम कौन हो और मेरे तट पर कभी हंसता है तो कभी रोता है आखिर तुम हो कौन बेटा और आप कौन है माता मैं गंगा हूँ इस भयानक रात्रि में मेरे इस स्मशान घाट पर भूत और पिशाचों का आवाज आता रहता है तुम क्यों भटक रहे हो बेटे क्या बताऊं माँ
मैं बड़ा पापी हूँ माँ। मैं शिवमपुर ग्राम की निवासी स्वर्गीय जगदीश सिंह का पुत्र हूँ। जन्म के 2 वर्ष बाद मेरे सारे जायदाद जसवंत सिंह ने लूट लिया। मेरे पिताजी चल बसे। मेरी मोटी माँ सारे दिन भीख मांग मांग कर मुझसे पोस पाल कर बड़ा किया। मेरा भाई और बहन का जिसे जगीरदार ने गोलियों से भून डाला, तब से मैं अकेला हूँ माँ। अब मैं क्या करूँ माँ, तुम ही बताओ माँ। यानी जागीरदार गरीब की लड़की का इज्जत लूटना चाहता था। हाँ माँ। मैं जब जान गया बेटा, जाओ मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम जिस तरह अपने भाई और बहन को मुर्दा जला रहे हो, उसी तरह से तुम जागीरदार को जिंदा जलाकर राख कर दोगे, जिससे किसी भी पापी का हाथ किसी गरीब की इज्जत पर आंख नहीं उठा सके। और हाथ में मैं तुझे यह भी वरदान देती हूँ कि तुम भी जब तक नाम लोगे तब तक तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। ज्वाला सिंह जसवंत सिंह, अब तुम्हारा जमाना बंद हो चुका है। अब मैं तुम्हें जिंदा जलाकर राख कर दूंगा, राख। जसवंत सिंह, जब तक मैं तुझे जिंदा जलाकर राख नहीं कर देता, तब तक मैं जिंदा जलता रहूंगा। भैया, मेरे प्यारे भैया, मेरे प्यारे संगीता, आसमान साक्षी है, पक्षी भी साक्षी है और साक्षी है गंगा मैया। मैं इस धरती मैया का सौगंध खाकर कहता हूं, जब तक जगीरदार का जिंदा जलाकर राख नहीं कर देता, तब तक भाई और बहन का चिंता में जलता रहूंगा। धर्मा। हाँ सरदार। अरे कौन है जो सामने देख कर भी नहीं डरता मान सिंह को? देखता हूँ सरदार, जिस मान सिंह के डर से पूरी दुनिया कांपती है। चंबल के पत्ते भी गड़गड़ाना बंद कर देता है और रोता हुआ बच्चा भी चुप हो जाता है और पुलिस देखते ही भाग खड़ी होती है। फिर इस निर्जन गणतंत्र पर किसके सीने में इतनी शक्ति है जो मान सिंह को देख कर भी नहीं डरता? देखता हूँ सरदार। तुम जैसे गिद्दड़ को मैं गिद्दड़ ही बना दूंगा जसवंत सिंह, और जिंदा जलाकर राख कर दूंगा। सरदार, लगता है कोई इंसान भारी मुसीबत में फंस गया है, जिसकी स्थिति बिल्कुल दयनीय है। वो किसी की लाश जला रहा है और पागल की भांति झूम रहा है। कहता है जसवंत सिंह, मैं तुझे जिंदा जलाकर राख कर दूंगा। वो बिल्कुल पागल हो गया है सरदार। चलो देखे धर्मा, कौन है वो? भैया भैया, मेरे प्यारी बहन, तुम दोनों मुझे माफ करना। सावधान बालक। आप लोग कौन हैं?
ज्वाला सिंह, जब तुम डाकुओं को देखकर ही डर गए तो फिर इस नाजुक हाथों से जागीरदार को जिंदा जलाने की हिम्मत कैसे करोगे बेटा? नहीं नहीं, मैं डरपोक नहीं हूं। मैं अवश्य ही जागीरदार को जिंदा जलाकर राख करूंगा। बेटा तुम कौन हो? उठो और पागल की तरह भाग। महाराज, मैं एक गरीब इंसान हूं। यशवंत सिंह ने मेरे भाई और बहन से गोलियों से भून डाला। उसके बाद पुलिस ही मेरे ही पीछे पड़ी है। फिर मैं जसवंत सिंह का कैसे जिंदा जला सकूंगा? इसके लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा बेटा, चलो मेरे साथ। और हाँ बेटा, सुनो मेरी बात। आज की खुशी में यहाँ जो है जश्न मनाया जाएगा, एक नर्तकी का व्यवस्था किया जाएगा और इस टूटे हुए दिल को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो इसके लिए साथियों जश्न का इंतजाम करो। अंग अंग तेरा रंग रचा के ऐसा करूं सिंगार, जब जब झलकाऊं मैं, खनके मन के तार। मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने, मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। माथे पे झूमर, कानों में झुमका, पाँव में पायल, आँखों में मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। तुझे गले से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने। मुझे अंगिया से ला दे रे ओ सैया दीवाने। तुझे सीने से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने। मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। सलमा सितारों की झिलमिल चुनरिया, आऊं पहन के तो फिसले नजरिया। मुझको सजा दे बलमा, सजा दे, मुझको सजा दे बलमा। पूरी कुंवारी ये बरसिन उमरिया, तेरे लिए नाचे सज के संवरिया। लाली मंगाते सजना, सूरज से लाली मंगाते सजना। तुझे होठों से लगा लूंगी ओ सैया दीवानी। तुझे होठों से लगा लूंगी ओ सैया दीवानी। मैं तो सारी उमरिया लुटाए बैठी
सजाए बैठी सजना खोती तेरी मोहब्बत में। माना रे माना ये अब मैंने माना, होता है क्या सैया दिल का लगाना। रोटी ये दुनिया क्या रोटी जमाना, जाना है मुझको सजन घर जाना। जैसे गजरा हंसी जैसे गजरा हंसी जैसे गजरा हंसी जैसे गजरा हंसी वैसे अखियों में तुम मुस्कुराना। किरणों से ये मांग मेरी सजा दे, पूनम की चंदा की बिंदिया मंगा दे। तुझे मैं तुझे माथे पे सजा लूंगी ओ सैया दीवाने। मुझे नौलखा मंगा तेरे ओ सैया दीवाने, तेरे कदमों पे। ध्यान पूर्वक सुनिएगा तो आनंद आएगा, और आनंद जब आएगा अच्छा लगेगा तो ताली जरूर बजाइएगा। रवीश भाई, एक गांव में राजा और उनके मंत्री जी अपने दरवाजे पे बैठे हुए थे, और एक आदमी गधा लेकर जा रहा था। तो गधा लेकर जा रहा था तो राजा बोले कि मंत्री को कि गधा वाला को बुलाओ। तो गधा वाला को पास बुलाया गया, मंत्री गया दौड़ पे। ये समझिए आज के जमाने में, उस जमाने में मंत्री बोला जाता था। तो पीए जाके बोला कि राजा जी आपको बुला रहे हैं, चलिए महाराज बुला रहे हैं चलिए। तो वहाँ पे आया गधा वाला, तो महाराज बोले कि गधा को खिलाता पिलाता नहीं है, बहुत दुबला पतला हो गया, चारा वारा नहीं देता है, पानी वानी नहीं पिलाता है। तो बोले कि नहीं हम इसको खिलाते हैं, चारा भी खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं, लेकिन इसमें इतना खूबी है कि एक खूबी अपने खूबी के चलते दुबला पतला हो गया। अरे खूबी क्या खूबी है? तो इसमें यही खूबी है, गौर कीजिएगा अमित जी, इसमें यही खूबी है कि जो इसके ऊपर बैठ जाता है उसको सीधा कैलाश दिखाई देने लगता है यहीं से। तो ये बात है, नहीं समझे? जो इस गधा पे बैठ जाता है उसको सीधा यहाँ से कैलाश मानसरोवर दिखाई देने लगता है। अरे अपने सुनिए तो सही क्या बोल रहे हैं विजय। तो महाराज बोले कि ठीक है हमारा मंत्री बैठेगा। तो मंत्री को बोले कि तुम बैठ के देखो तो यहाँ से तुमको। अरे भैया क्यों इतना हल्ला हो रहा है? सुनिए तो क्या बोल रहा है, बात से सुनिए आप लोग। नहीं सुनिएगा तो आनंद नहीं आएगा, ये तो गाना नहीं है। सुनिए, इत्मीनान से सुनिएगा, आनंद आएगा। और जब आनंद आएगा तो आप लोग तालू जरूर बजाइएगा। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि महाराज बोले कि हमारा मंत्री बैठेगा उसमें पहले, और वो कैलाश का नजारा यहीं से देखेगा, वीडियो कॉलिंग समझ लीजिए। हाँ, तो बोले कि हमारा मंत्री बैठ। जैसे ही मंत्री बैठने के चला तो गधा वाला बोला कि रुक जाइए, इस पे कैलाश मानसरोवर उसी को दिखाई देगा जो ईमानदार हो, बेईमान ना हो, कभी चोरी नहीं किया हो, आप लोगों के जैसा खिचड़ी नहीं खा गया हो सब ना। तो बोला कि हाँ हाँ हमारा मंत्री सब पास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ये चढ़ेगा। तो गया मंत्री को, वो बैठा उसमें गधा पे, दाएं देखा बाएं देखा, आगे देखा पीछे देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, इसको कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि कहाँ फंस गए हम। और महाराज बोले वो क्या देख रहा है? तो बोला कि मत पूछिए महाराज, हम क्या देख रहे हैं। अरे बताओ तो सही क्या देख रहा है, बताएगा नहीं तो हमको कैसे मालूम होगा? तो पूछिए ही नहीं। अरे नहीं बताएगा, नहीं पूछेंगे तो कैसे पता चलेगा? तो सोचा कि कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा, नहीं तो महाराज समझेंगे कि ये बहुत बड़का झूठा मक्कार और बेईमान है ना। तो ये सोचा ही क्या बताए। तो फिर राजा जी बोले उसे महाराज की, अरे बताओ तो सही कि क्या देख रहा है? तो बोला कि अरे वाह, क्या कैलाश पर्वत दिखाई दे रहा है, शंकर जी जटा में वो गंगा बह रही है बगल में, क्या नजारा है, वाह। तो उतरो उतरो, हम बैठते हैं। उतर गया। उसके बाद जो महाराज थे वो बैठे, दाएं देखे बाएं देखे, आगे देखे पीछे देखे, ऊपर देखे नीचे देखे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
और मंत्री समझ गया। ये इनको पूरा पूछा कि महाराज क्या दिखाई दे रहा है, अब तुम हमसे कुछ पूछो ही नहीं। लगा सोचने कि मंत्री को दिखाई दे दिया और हम बोल देंगे कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है तो जनता समझेगी कि बहुत चोर है, बेईमान है, जो मैं हूं ही। कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। तब तक मंत्री बोला, महाराज आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो मत पूछो, कैलाश पर्वत सीधा दिखाई दे रहा है यहाँ से, और उसी के बगल में वैष्णो माता। वाह क्या नजारा है, पूरा कश्मीर दिखाई दे रहा है हमको। अब उसके बाद जनता बोलने लगी, अरे उतरिए महाराज हम चढ़ते हैं। बारी बारी से लाइन लग गया, सबका यही हाल था। अगर अच्छा हो लगा हो तो जोर से ताली बजाइए छठी मैया के नाम पे। तो नन्हे मुन्ने बच्चों का कलाकारी देखकर हम लोग भी लगा कि हम भी कुछ कहें। हर साल की भांति इस साल तो हम नाटक में भाग नहीं लिए हैं कि इस बार हम छठ का पर्व किए हुए हैं। ड्रेस कुछ दिन बीता। उसके बाद नौजवान जाकर अपने पत्नी से पूछा कि तुमको लड़का चाहिए या लड़की? तो उसकी पत्नी बोली कि ये क्या बात कर रहे हैं, लड़का और लड़की होना हम लोग के बस की बात थोड़े है, ये तो भगवान का देन है। तो बोला नहीं, हमको तो लड़का ही चाहिए। फिर वो बोली कि नहीं, लड़का और लड़की देना होना तो ऊपर वाले के हाथ में है। फिर वो बोला कि नहीं, हमको लड़का ही चाहिए। कुछ दिन बीता। पत्नी जब उसकी गर्भवती हुई तो फिर वो जाके बोला कि नहीं, हमको लड़का ही चाहिए। उसकी पत्नी वही बात बोलती थी, वो बोला कि नहीं, हमको लड़का ही चाहिए। जब बच्चा हुआ तो लड़की हुई, वो गुस्सा होकर घर में बैठ गया, खाना पीना कुछ नहीं खाता था। आस पड़ोस की माताएं बहनें गई, उसको समझाई कि ऐसा अपना हाथ के बस की बात थोड़ी है, ये तो भगवान का देन है। फिर समझाने बुझाने के बाद अपना खाने पीने खाने लगा, काम करने लगा। फिर कुछ दिन के बाद जब उसकी पत्नी दूसरी बार गर्भवती हुई तो फिर वही बात बोला कि इस बार तो लड़का चाहिए। उसकी पत्नी बोली कि नहीं, लड़का और लड़की होना तो अपने बस की बात थोड़ी है, ये तो भगवान का देन है। वो बोला कि नहीं, हमको तो लड़का ही चाहिए। फिर कुछ दिन के बाद जब उसके घर में बच्चा हुआ तो लड़की हुई। उसके बाद वो कहीं भाग गया, गांव छोड़ के कहीं भाग गया। तो उसको बुला के लाए सब लोग, खाना पीना खिलाए, बोला कि ठीक है चलिए। जब तीसरी बार उसकी पत्नी गर्भवती हुई तो बोला कि इस बार अगर लड़का नहीं हुआ तो हम दिल्ली भाग जाएंगे, सीधा दिल्ली चले जाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। तीसरी बार
उसके घर में लड़की ही। आप लोग ध्यान से सुनिए, बात को ध्यान से सुनिएगा, आनंद आएगा, ताली जरूर बजाइएगा। तीसरी बार उसके औलाद लड़की ही हुई। बिना पूछे वो दिल्ली भाग गया। वो पहले ही बोला था कि हम दिल्ली भाग जाएंगे, दिल्ली भाग गया। आस पड़ोस की माताएं बहनें गई और समझाई कि ठीक है कोई बात नहीं, जब वो ऐसा है ही तो क्या करोगी, घर में रहो आराम से, कोई बात नहीं, वो अपने आएगा। कुछ दिन के बाद वो सोया हुआ था और सपने में क्या देख रहा है, एक भूकंप आया हुआ था, कोरोना काल का हाहाकार मचा हुआ था, सभी लोग त्राहिमाम मचा हुआ था। तो देख रहा है कि दोनों हाथ जमराज पकड़ा हुआ है और उसको घसीट के नरक के रास्ते में लेके जा रहा है। तो वहां पे ले जाने के बाद एक गेट पर ले गया, बोला कि इसी में तुमको ढकेल देंगे नरक वाला रास्ता में जो घर बना हुआ था। तो उसके देख रहा है क्या कि बड़ी वाली लड़की उसकी गेट पे खड़ी हुई है। तो जमराज जब उसको लेके गया तो लड़की बोली कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगी, ये मेरे पापा है। जमराज लोग बोला ठीक है कोई बात नहीं, दूसरे रास्ता से ले जाएंगे। जब दूसरे दरवाजे पे लेके गया तो उसकी मझली लड़की खड़ी हुई थी वहां पे। वो भी बोली नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगी अपने पापा को, ये मेरे पापा है। जमराज लोग बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, और भी रास्ता है। तो एक तीसरे रास्ते पर चले गया तो देखता है क्या कि जो छोटी वाली बच्ची थी वहां पे खड़ी थी, तो बोल रही है क्या, नहीं मैं इस रास्ते से नहीं जाने दूंगी, ये मेरे पापा है। तो जमराज बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, एक और रास्ता है। तो चौथे रास्ते पे ले जाके जैसे ही ढकेला जमराज ने उसको नरक के रास्ते में, छोटी वाली बच्ची चिल्लाई अरे मेरे पापा। तब तक उसका नींद खुला और पसीना से थकमक हो गया था, पूरा शरीर पसीना से डूब गया था। वहां से वो बिना टिकट कटाए हुए सीधा अपने घर लौटा और पत्नी का हाथ पकड़ा, घर में लेके गया। बोला कि नहीं, मैं बहुत गलत किया हूँ, चौथी संतान मुझे लड़की ही चाहिए, लड़की। अगर अच्छा हो लगा हो तो आप ताली बजाइए। घर में बेटियां होना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इसलिए लड़की से आप लोग मोहब्बत कीजिए। लड़की लड़का में कोई फर्क नहीं होता है। चलिए तो चल। इंस्पेक्टर साहब। यस सर। आज से चंबल में एक और खूंखार डाकू बना। क्या सर, एक और डाकू? वह कौन? हाँ, इससे बड़ी। हेलो हेलो। नहीं सर, यह झूठ है। एक इंसान पर यह झूठा बिल्कुल इल्जाम है। तो सच क्या है मिस्टर कुंदन सिंह? सच चाहे जो कुछ भी हो सर, लेकिन यह झूठ है। किसी परिस्थिति में तंग आकर ज्वाला सिंह ने डाकू बना होगा। और यह भी सच है कि सागर और संगीता का खून किसी और ने किया है, ज्वाला सिंह ने नहीं किया है। वेरी गुड मिस्टर कुंदन सिंह। ओके सर। बहस करना तो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ कोई अदालत नहीं जहाँ बहस की जरूरत होती है। वास्तविकता चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन मेरा काम है अपराधियों को सजा देना। और इस वक्त अपराधी ज्वाला सिंह है। एक तरफ मान सिंह का लूटपाट का उपरांत सारे शहर को तंग कर रखा है, उसी गिरोह में एक और खूंखार डाकू बना। हमें तो इन डाकुओं से देश को मुक्ति दिलानी है, क्यों मिस्टर कुंदन सिंह? यस सर। तो सेना के कुछ टुकड़ी लेकर आज डाकुओं का अड्डा का पता लगाऊं। ओके सर। ओके। नहीं सर, मैं भी चलता हूँ। नहीं, तुम भी है ना। जब डाकुओं का अड्डा का पता लग जाएगा उसके बाद मैं फोन करूंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ओके सर। किशोरी लाल। जी सर। सटा बोलू के पट्टे, बोलने का तमीज नहीं है। माफ करिएगा सरकार। गद्दे की पूछ, अभी तुझे सस्पेंड किया।
ना ना सरकार ना ना सरकार, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्या बात है सर? सर यह डीआईजी का खास आदमी है। डीआईजी साहब इसे अपने हाथों से बहाल किए हैं। एक बार तो एक इंस्पेक्टर साहब इसे हटाना चाहते थे, लेकिन डीआईजी साहब ने इसे रोक दिया। गजब की समाज है और गजब की रसातल में चली गई धरती माता। एक तरफ इंसान बीए करके डाकू बनता है और यहाँ अफसर नोटों के बंडल पर नौकरी करता है। ये सब अफसरों की चलबाजी और घूसखोरी का कमाल है। मैं प्रशासन में इसलिए बहाल हुआ कि मैं देश की सेवा करूं, लेकिन यहाँ तो अफसरों पर अफसर और घूसखोरी है। लगता है मेरा सपना पूरा नहीं हो सकता। हेलो 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 हेलो, मैं मिस्टर धर्मवीर सिंह हूँ। ओके सर। ओके। इस समय आप अच्छी तरह से हैं ना सर? हाँ, चंबल घाटी के पश्चिम तरफ। चंबल घाटी के पश्चिम सर? अब चंबल घाटी के पश्चिम तरफ। ओके सर। हाँ, चंबल घाटी के पश्चिम तरफ एक पहाड़ की गुफा है। सभी डाकू उसी में छिपे हुए हैं। जल्द आने की कोशिश कीजिएगा, तब तक मैं इंतजार करता हूँ। ओके सर। ओके ओके सर। डीआईजी साहब, डाकुओं का पता लग चुका है। करीब 2 दर्जन पुलिस को लाकर फ्लैग मार्च किया जाए। ठीक है सर। हेलो, चलिए छठे दृश्य के समाप्त होने के बाद आप लोग को एक रिकॉर्डिंग चित्रकार की तरफ ले। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, आ तुझे चूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना, मैं चली बन के रबा मेरे मैनू बचा। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, आ तुझे चूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना, मैं चली बन के रबा मेरे मैनू बचा।
जाती है तो कहाँ जाने मन जाने जा, लड़की है तो खूबसूरत लड़का मैं नौजवान, तुझे गले लगा लूं आ पलकों में बिठा लूं आ, हो गया मुझे नशा। 7 प्रकार के पति पाए जाते हैं। अब मैं बारी बारी से बताऊंगा कौन कौन से हैं, किस काम में कौन आते हैं। ललन बाबा परदेसी, ध्यान दीजिएगा, आप लोग सभी आदमी ध्यान दीजिएगा। 7 प्रकार के पति कौन कौन से होते हैं। अपने हिंदुस्तान में 7 प्रकार के पति पाए जाते हैं। पहला वो जो रात को जल्दी सो जाते हैं, उसे सैया कहते हैं। लोग बोलते हैं ना सैया जी, तो रात को जो जल्दी सो जाते हैं उसे सैया कहते हैं। दूसरा वो जो रात में दारू पीकर घर लौटते हैं, उसे पिया कहते हैं ना। जो रात को दारू पीकर घर लौटते हैं उसे पिया कहते हैं। और तीसरा वो होते हैं जो पत्नी के बेलन से मार खाते हैं, उसे बलमा कहते हैं, है कि नहीं। चौथा वो जिसकी आंखें सदा नम रहती है, उसे सनम कहते हैं, है कि नहीं। और पांचवा वो जिसे पत्नी रोज सजा देती है, उसे साजन कहते हैं। जिसे पत्नी रोज सजा देती है, उसे साजन कहते हैं। और छठा वो होता है जिसकी मजबूरी में हंस हंस के बैंड बज जाती है, उसे हस्बैंड कहते हैं। और 7वां होता है इस सब का जो भूतभोगी होता है, उसे ललन बाबा परदेसी कहते हैं। इन्हीं का फरमाइश था, इसीलिए ये सब का भूतभोगी जो होते हैं उनका नाम है ललन बाबा परदेसी। चलिए एक गाना गाएंगे राधे के श्याम कुमार जी। की तरह सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे, हम तेरे शहर आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर आए हैं मुसाफिर की तरह। अपनी आंखों में छुपा रखे हैं जो गुण मैंने, अपनी आंखों में छुपा रखे हैं जो गुण मैंने, अपनी पलकों पे सजा रखे हैं आंसू मैंने, मेरी आंखों की बरसा मौका दे दे, हम तेरे शहर आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर आए हैं मुसाफिर की तरह। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले,
तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। भूलना था तो इकरार किया ही क्यों था, भूलना था ये तो इकरार किया ही क्यों था। बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था। सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। धर्मा, आज मेरे सामने एक भयानक समस्या है। जिस मान सिंह के डर से पूरी दुनिया कांपती है, रोता हुआ बच्चा भी चुप हो जाता है। पुलिस देखते ही भाग खड़ी होती है और लोग देखते ही अपने घरों में ताला लगा लेते हैं। फिर किसके सीने में इतनी शक्ति है जो मान सिंह को देखकर भी नहीं डरता? अगर आज इस समस्या का जो भी समाधान निकालेगा उसे मैं इस ग्रोह का राजा बना दूंगा। बताओ सब साथियों, चुप क्यों हो? हम सब खामोश रहिए सरदार, सभी किसी उपाय के फेरे में है। आखिर पुलिस हम इंसान डाकुओं को तंग क्यों करते हैं? समाज के लुटेरे हुए हैं और हम बदनाम क्यों? हम लोग तो समाज का कल्याण कार्य करते हैं, अमीरों से धन लूटकर गरीबों के बीच बांट देते हैं, फिर हम दोषी क्यों? समाज के दरिंदों को मारकर समाज का कल्याण कार्य करते हैं, फिर हम दोषी क्यों? इन सब बातों से पहले सोचो यार कि हम गुंडे बने क्यों। इसी से सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ज्वाला सिंह ठीक होता है सरदार। समाज के दरिंदों के कारण ही हम डाकू बने और यह उन दरिंदों के ही परिणाम है जिससे हम हरदम परेशान रहते हैं। लेकिन यह सुन लो समाज के दरिंदों, तेरी मौत ऐसी खौफनाक दूंगा कि विधाता ही जानेगा। ज्वाला सिंह, तुम हरदम इतने तेज में क्यों आ जाते हो? इस प्रश्न का उत्तर शांति से भी तो दिया जा सकता है। सरदार, जो प्रश्न सावधानी से नहीं निकलता उसे क्रोध से ही पाना पड़ता है। मेरा तो सवाल कौन सा धर्मान उस पत्रकार पर है सरदार, जो आजकल कोई खबर भी नहीं पहुंचाता, उसके सिवाय चंबल में कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। तुम्हारा यह अनुमान बिल्कुल गलत है धर्मा, क्योंकि जिस दिन मेरे पत्रकार से दोस्ती हुई थी उसी दिन एक शर्त रखा गया था, हम दोनों का देश तो दो रहेगा लेकिन सिर्फ एक रहेगा। लेकिन सरदार, आज दुनिया को बदलते देर नहीं लगती। आज उसके मुंह से कुछ निकलता है और कोई कुछ। मेरा भी अनुमान उसी पर होता है सरदार। धर्मा, तुम दोनों का सोच बिल्कुल गलत है। मैं इस समस्या का हल जरूर निकालूंगा। वह तुम्हारी कौन सी शर्त है? तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है। शर्त यह है सरदार
कि जब आप जिंदा रहे तो इस चंबल का सरदार आप ही बने रहे। मैं चलता हूं सरदार। ना मारो लग जाई समाज के लुटेरे नीच पापी, बताओ तुम कौन हो? समाज के दरिंदे, क्या तुझे पता है तुम किसके सामने खड़े हो? मैं हूं ज्वाला सिंह, जो समाज के देश के दरिंदों को जिंदा जलाने का व्रत रखा है। बताओ चुप क्यों हो? तो नहीं बताओगे तो इसमें गोलियों सारे तेरे खोपड़े में भून डालूंगा। बताता हूँ, मैं पुलिस का डीआईजी धर्मवीर सिंह हूँ। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे माफ। कमीने, नीच कुत्ते पाप, मैं तुझे माफ कर दूं? तुम जैसे समाज के लुटो गरीबों का खून चूसकर सौदाबाजी करते हो, गरीब इंसानों को परेशान करते हो। चलो सरदार के पास। मुझे माफ कर दीजिए ज्वाला भैया, आज से मैं चंबल में कभी पैर नहीं रखूंगा। चुप रहो कमीने, तुझे मुझे सब मालूम है। 10 दिन से चंबल घाट की घाटी डाकू परेशान है तेरे वजह से, और तो तुम बोलता है कुछ नहीं कर। मुझे कुछ नहीं पता सरदार, मुझे कोई पता नहीं है सरदार। चुप लबार बदमाश, तुझे कुछ नहीं पता है कभी नहीं। चल मेरे सरदार के पास। मुझे माफ कर दीजिए ज्वाला भैया, मैं अब कभी चंबल में नहीं आऊंगा। माफ तो जरूर करूंगा, लेकिन वो सरदार के पास ले जाने के बाद ही माफ करूंगा तुझे। जय गंगा मैया। सरदार, उस प्रश्नों का हल मैं ढूंढ ही लिया। सरदार, उस प्रश्नों का हल मैं ढूंढ ही लिया। ज्वाला सिंह कौन है ये? बताता हूं सरदार, इस बूढ़े के भेष में डीआईजी धर्मवीर सिंह है। समाज के दरिंदो, पापी, नीच, कुकर्मी, तेरी यह हिम्मत, बड़े बड़े पुलिस अफसर का दिमाग मेरे नाम सुनते ही चकराने लगता है। और तेरी यह हिम्मत, आज तेरी जिंदगी मेरे हाथों में है। आगे होने वाले चंबल के संविधान के अनुसार तुम्हें जिंदा जलाकर राख कर दिया जाएगा। नहीं सरदार, ज्वाला के लपटों से मैं सिर्फ उस पापी को जलाऊंगा जो पापी है समाज के लुटेरे जसवंत सिंह। उसके सिवा मैं किसी को नहीं जिंदा जलाऊंगा। यह मेरी अंतिम अभिलाषा है सरदार। मुझे क्षमा कर दीजिए सरदार, मैं आप लोगों के बीच कभी नहीं आऊंगा। हरम ज्यादा लगता है, लेकिन है बड़ा हिम्मती। अगर हिम्मती नहीं होता तो इस चंबल घाटी में घुसने का नाम ही नहीं लेता। नहीं सरदार,
मैंने मुख्यमंत्री के डर से यहाँ आया था। अब चंबल में कभी पैर नहीं रखूंगा। मुझे माफ कर दीजिए सरदार, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, ये पुलिस लोग हमें हरदम डाकू समझते हैं, समाज का एक खतरनाक तथा खौफनाक व्यक्ति समझते हैं। लेकिन इंसानियत का एक सबूत है। डीआईजी धर्मवीर सिंह को इज्जत के साथ बेइज्जत कर दिया जाए, जिससे पुलिस लोग भी हमें समझे कि हम डाकू भी इंसान होते हैं। सरदार का निर्णय मंजूर है। तो ठीक है ज्वाला सिंह, इन्हें इज्जत के साथ चंबल घाटी से बाहर कर दिया जाए। लेकिन याद रखना धर्मवीर सिंह, आज से कोई भी तुम्हारे आदमी अगर इस चंबल घाटी में प्रवेश करेगा तो उसकी लाशें तुम्हारे घर में शादी आ जाएगा। नहीं सरदार, अब से कोई चंबल घाटी में नहीं आएगा। नमस्ते सरदार। नमस्ते नमस्ते पत्रकार साहब, बोलिए क्या खबर है? काफी दिन से आए नहीं और आज कुछ खास खबर? तबीयत ठीक नहीं था सरदार, इसीलिए मैं नहीं आता था। बशर्ते आपके लिए चिट्ठी है। चिट्ठी है? क्या चिट्ठी है? तबीयत खराब था सरदार, इसीलिए मैं नहीं आता था। आपके लिए चिट्ठी है। जरूरी खबर है? क्या जरूरी खबर है? पढ़ लीजिए सर। डाकू मुक्ति योजना। चंबल घाटी में डाकुओं की संख्या इतनी बढ़ गई है, मानो लगता है देश में डाकुओं की बाढ़ सी आ गई है। सरदार, डाकुओं से निपटारा पाने के लिए सख्त से सख्त कदम उठा रही है और उठाएगी। अभी अभी हाल ही रिपोर्ट के अनुसार पुलिस डीआईजी धर्मवीर सिंह चंबल के झाड़ियों में छिपा हुआ है। इधर पुलिस इंस्पेक्टर कुंदर सिंह 12 दर्जन फोर्स के साथ चंबल घाटी के डाकुओं पर हमला करने जा रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर कुंदन सिंह के अनुसार आज से चंबल में एक भी डाकू नहीं रहेगा। आज सुबह आकाशवाणी संवाददाता लाल बाबू यादव ने उनसे लगभग आधे घंटे तक बातचीत किया, जिसमें इंस्पेक्टर कुंदर सिंह ने बताया कि मुझे डाकुओं के अड्डे का पता चल चुका है। हम तथा हमारे जवान साथियों देश के डाकुओं से मुक्ति दिला सकते हैं। अच्छा सरदार, चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। साथियों, पुलिस हम लोग का बहुत दिन से पीछा कर रहा है। लग रहा है उसे इस गिरोह का पता चल गया है, तो इसके अनुसार हमें जो है गुफा को चेंज करना होगा। रुक जाओ, कोई भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता, वरना गोली ढूंढ कर रख दूंगा। जय गंगा मैया। दोस्तों, अब सारी गोलियां खत्म होगी, लौट चला जाए। सरदार, हे भगवान, हे भगवान, हेलो।
ताली जरूर बजाइए। जब आप लोगों को अच्छा लगता है